नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इन 10 सालों में मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने कितनी बार एक जुमला बोला होगा, सबका साथ, सबका विकास। और उस जुमले को किस तरीके से उस जुमले का दोहरापन हर दिन बीजेपी का सामने आता है, या जो बीजेपी ने जो पूरे तंत्र को खड़ा किया है, उस तंत्र से इस दोहरेपन की झलक हमें रोज मिलती है। एक ऐसा समाज इस मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया है जिसमें कि संवेदनशीलता है ही नहीं। एक ऐसे समाज में जहां पर नौजवान, युवक, बुजुर्गों का न लिहाज करते हैं, न बुजुर्गों का सम्मान उन्हें करना आता है, और केवल उनके दिमाग में एक ही बात भरी है कि कुछ ऐसा बीजेपी का एजेंडा पूरा करो जिसमें हमें न बिना पढ़े लिखे हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल काम या राजनीतिक काम करने की जगह मिल जाए। एक ऐसे ही तंत्र को मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गोमांस के नाम पर, और कभी गौरक्षा के नाम पर। इस तरीके की तमाम घटनाएं पिछले 10 सालों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन 2024 के जब चुनाव का नतीजा आया तो लोगों ने सोचा कि इस बार का जनादेश बीजेपी के लिए हल्का है। बीजेपी उस पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है तो बीजेपी सुधर जाएगी। लेकिन सुधरना तो छोड़ दीजिए, बीजेपी बद से बदतर नजर आ रही है। जो बीजेपी का पुलिस है, बीजेपी का प्रशासन है, वो बद से बदतर नजर आ रहा है। और मैं अगर ये कहूं तो ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही थी उसको पुलिस और प्रशासन ने ही अपने हाथों में ले लिया है। इन बातों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा आज क्यों हो रही है ये समझने की जरूरत है। एक बहुत ही संवेदनहीनता की, जिसे हम कहें कि पराकाष्ठा पार हो गई है, एक ऐसा मामला सामने आया। 72 साल के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम था अशरफ अली सैयद हुसैन। वो अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे। महाराष्ट्र के कल्याण में उनकी बेटी रहती है, उस बेटी से वो मिलने जा रहे थे। और एक बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता है। मुसलमान परिवार के थे, उन्होंने सोचा कि भैंस का गोश्त एक डब्बे में लेकर जाओ। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हादसा हुआ। इग्गतपुरी में, जो कि नासिक के पास इग्गतपुरी का इलाका है, जब ट्रेन उनकी इग्गतपुरी के पास से गुजर रही थी तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे। कुछ नौयुवक, लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिन्होंने उस 72 साल के बुजुर्ग पर हमला किया, उसे गालियां बकी, उसे थप्पड़ मारा। उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो आपत्तिजनक वीडियो है, लेकिन जिस तरीके से उस बुजुर्ग को इन बेरहमों ने पीटा, गालियां दी, ये कहते हुए कि वो इस गोमांस को क्यों लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस चीज का गोश्त है। वो भैंस का गोश्त लेकर अपनी बेटी के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको मारा गया, उनको पीटा गया, इसलिए क्योंकि वो गोमांस लेकर जा रहे थे। और इस वजह से इन गुंडों ने, इन दरिंदों ने उस बुजुर्ग को मारा, उसको पीटा। और जलगांव के ये जो निवासी हैं, हाजी अशरफ मनियार, तो इन्होंने शिकायत दर्ज कराई और धूले में इन कुछ दरिंदों को पकड़ा गया है, ये भी बता रहे हैं। और ये घटना 31 अगस्त की है, और जीआरपी यानी कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसके हवाले से ये खबर आई है कि 31 अगस्त को जीआरपी को ये शिकायत मिली थी, और मेरे ख्याल से 29 अगस्त की शायद ये घटना रही होगी। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि मारा, पीटा, गालियां दी बुजुर्ग को, और अशरफ अली सैयद हुसैन का वीडियो भी बनाया इन दरिंदों ने। वीडियो बनाया और उस वीडियो में वो ये साफ पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सावन के महीने का आपको ध्यान नहीं था, आप सावन के महीने में गोश्त लेकर जा रहे हैं। ये नहीं पूछा किस चीज का गोश्त है, लेकिन उन्होंने मान लिया अपने आप से कि ये तो गाय का मांस लेके ही जा रहा है, इसलिए इस शख्स को पीटो, गालियां दो और मारो। वीडियो बनाना, फिर वीडियो को वायरल करना, आप ये सोचिए कि ये मामूली दरिंदे नहीं थे। ये जरूर एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जो कि इस काम को पिछले कई सालों से कर रहा है, और ये ग्रुप अब और ज्यादा हावी हो गया है, ये सोचकर कि अगर हम इस तरीके के एजेंडे को पूरा करेंगे तो हमारा प्रमोशन कहीं ना कहीं पक्का है, चाहे वो पुलिस के नजर में हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के नजर में हो। और वो राजनीतिक पार्टी कौन सी होगी? किसी अंधे को भी ये समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी के पास अगर ये हादसा हुआ है
जहां पर नवंबर में अभी 1 या 2 महीने में वहां पर चुनाव होना है, तो ऐसी घटना को वायरल करके किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की घटना आए दिन होती रहती है। और जिस तरीके से इस घटना को वायरल किया गया, गाली बकी गई और उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिन्होंने हमला किया है, और सिर्फ इस वजह से कि वो गोमांस लेकर जा रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो नौजवान हैं, जो ये नवयुवक हैं, जो इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इनका प्रोफेशनल काम है और पुलिस इनका साथ देती है। अब यहाँ पर जीआरपी ने कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि धूले में हिरासत में कुछ दरिंदों की जिनकी पहचान हुई है, उनको अब धूले में हिरासत में लिया गया था, अब उनको थाने लेकर लाए जाने की बात कही जा रही है और अब इस पूरे मामले पर जीआरपी इस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र के इगतपुरी में अगर ये घटना हुई है, दरिंदों को थाने लेकर आया जा रहा है, थाने में ये सारे जो दरिंदे हैं इनको लाया जाएगा, तो आप ये सोचिए कि किस पॉलिटिकल मोटिव से ये लोग काम कर रहे हैं। कहने के नाम पर ये नौजवान हैं, नवयुवक हैं, देश की नई पीढ़ी है, लेकिन किस तरीके का काम कर रहे हैं, इनके संस्कार, इनके परिवार वालों ने इन्हें क्या सिखाया है, ये तो दूर की बात है। मैं उस पर सवाल भी खड़ा नहीं करूंगी कि परिवार वालों ने सिखाए जाने के बावजूद अगर इस तरीके से ये नौजवान एक बुजुर्ग के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, तो वो किस तरीके के परिवार से आ रहे हैं। लेकिन उससे भी डरावनी जो चीज है वो ये है कि किस तरीके का तंत्र आसपास का खड़ा हो गया है। आप ये सोचिए कि ये नौजवान, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि सीट को लेकर ये बहस शुरू हुई और सीट को लेकर ये बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि ये गोमांस पर आ गई। तो क्या जानबूझकर इस तरीके की बहस को छेड़ा गया, ये देखते हुए, क्योंकि जो जिन तस्वीरों में सैयद अली हुसैन नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जाली वाली टोपी नहीं लगा रखी थी, लेकिन उनकी एक दाढ़ी नजर आ रही थी, जिससे कि मानकर ये चल रहे हैं कि ये नौजवानों ने उसी तरीके से उनकी पहचान की होगी, उनके बोली से, उनके भाषा से उनकी पहचान की होगी। और जब ये देखा कि उनके पास एक डब्बा है, कंटेनर है, 2 कंटेनर्स हैं जिसमें वो गोश्त लेकर जा रहे हैं, तो ये मूर्ख लोग मान कर बैठ गए कि ये तो गोमांस लेकर जा रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि गोरक्षा के नाम पर चाहे वो पीटो, चाहे मारो, चाहे हत्या करो, इनको तो खुली छूट मिली हुई है। इनको ये पता है कि ठीक है, जीआरपी मुझे हिरासत में भी ले लेगी, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार का शय इनको मिला हुआ है। सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने का काम ऐसे दरिंदों को दिया गया है और इसी वजह से ऐसे दरिंदे एक नहीं कई शहर में पनप रहे हैं। तो आप ये देखिए, और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि इस तरीके की जो मॉब लिंचिंग है या फिर लिंचिंग कहें, इसे आप लिंचिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, कि आप एक अकेले बुजुर्ग व्यक्ति को आप पीटते हो, मारते हो, गाली बकते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको शक है कि वो गोमांस लेकर जा रहा है। अरे वो अपनी बेटी के लिए, जो उसकी बेटी कल्याण में रहती है, उस अपनी बेटी के लिए अगर वो कुछ प्यार से लेकर जा रहा है, तो आप कौन होते हैं उसको ये बताने के लिए कि आप गोमांस क्यों लेके जा रहे हैं। आपको शक है इसलिए आप उसको मारोगे, उसको पीटोगे। तो ये कैसा लोकतंत्र है। मोदी जी कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज शर्म आती है ये बात बोलने में कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पर आपको अपनी इच्छा से कोई भी चीज आप अपनी बेटी के लिए एक बंद डब्बे में खाने के लिए नहीं लेके जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दरिंदे, गुंडे या फिर राजनीतिक पार्टी के लोग आपका इस तरीके से पीछा करते हैं, आपको मारते हैं, आपको गाली बकते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि खबरदार, आप इस तरीके का मांस लेकर आपने जाने की हिम्मत की। क्या ये लोकतंत्र है? इससे क्या आप एक हिंदू तालिबान जिसको कहते हैं, क्या वो नहीं खड़े हो रहे हैं आज देश में? ये एक एग्जाम्पल है जिसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जो कि अशरफ अली सैयद हुसैन के साथ जिस तरीके से दरिंदों ने व्यवहार किया, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो एक पैटर्न चल पड़ा है, और खासकर मैं तो तीसरे कार्यकाल की बात करूंगी, मैं पिछले 10 साल में जाना भी नहीं चाह रही हूं कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब से मोदी जी को ये नया जनादेश मिला है, जिसमें कि उनकी सरकार बैसाखियों पर चल रही है, जिनके साथ उनके एलाइज हैं, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान जनशक्ति पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, इन सारी पार्टियों की बैसाखियों पर मोदी जी खड़े हुए हैं। लेकिन जो मोदी जी का तंत्र है वो अभी भी और ज्यादा
ऐसा लग रहा है कि उसको सत्ता की हवस प्राप्त हो गई है और इस सत्ता की हवस में वो क्या-क्या राजनीतिक एजेंडे के नाम पर कर रहे हैं, उसे देखकर शर्म आती है। अगर आपको ये लग रहा है कि बैसाखी की ये सरकार थोड़ी कमज़ोर है, तो कमज़ोरी के नाम पर ये और दरिंदगी को अंजाम देने की कोशिश कर रही है ये सरकार, ऐसा लग रहा है, और एक ऐसे तंत्र को पनपा रही है जिसमें कि पुलिस, प्रशासन, सब लोग इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब ये जो नौजवान हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत महाराष्ट्र के नासिक में इगतपुरी के साथ में इस 72 साल के बुजुर्ग के साथ की है, तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने का काम दिया गया है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। ये तो एक घटना हुई। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र जहां पर चुनाव है, चुनाव में मोदी जी को क्या लाभ होगा, बीजेपी को क्या लाभ होगा, आप मुसलमानों को डराएंगे, हिंदूज के वोट को कंसोलिडेट करेंगे, यही एजेंडा साधने का काम ऐसे अलग अलग ग्रुप्स जो है नौजवानों को, उनको दिया गया है कि जहां मौका मिल जाए वहां पर धर पकड़ आप कर लो और इससे पोलराइज वोटरों को करो चुनाव के एंड मौके पर। तो ये तो महाराष्ट्र की बात थी। अब हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां तो उस गनीमत थी कि उस बुजुर्ग को मार पीट कर, गाली बककर छोड़ दिया गया और उसके बारे में अफवाह भी फैलाई कि वो मर गया है, ताकि लोग डर जाएं कि भाई आप ऐसे ट्रेन में चलोगे अगर इस तरीके से तो आप मर भी सकते हो। लेकिन उस बुजुर्ग की किस्मत अच्छी थी, वो निकल कर आया, उसने कैमरे पर बातचीत की कि मैं जिंदा हूं और इस तरीके की हरकतें लोग ना करें। तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बचकर निकल गया। लेकिन हरियाणा में जहां पर चुनाव है, चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और इस तरीके का मामला सामने आया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और हरियाणा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम प्रवासी श्रमिक को गोमांस खाने के आरोप में पीट-पीट कर उसकी हत्या कर डाली, यानी कि वो मर गया। ये 22 साल का व्यक्ति था जिसका नाम था साबिर मलिक, और आरोपी जितने थे जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, गौ रक्षक ग्रुप के ये आरोपी थे। और जाहिर सी बात है कि पुलिस ने इनकी रिमांड तो ले ली है, लेकिन इनको शक था कि उस व्यक्ति ने गोमांस खाया है। अब ना उसको गोमांस खा बनाते हुए देखा इन आरोपियों ने, ना ये देखा कि उसके पास गोमांस था या किस तरीके का मीट था, लेकिन सिर्फ शक पर उस 22 साल के साबिर मलिक की जान ले ली गई। उसको मार डाला गया। उसके घर परिवार में कौन है, उसकी माँ है, उसकी बहन होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी। लेकिन आप ये सोचिए, गौरक्षक समूह गौरक्षा के नाम पर किस तरीके की गुंडागर्दी कर रहा है। क्या 22 साल का मुसलमान अगर गोमांस खाता भी है तो क्या आप उसको मार डालोगे? क्या आप उसको पीट डालोगे? क्या आप उसको जिंदा जला डालोगे? ये किस तरीके का की गौरक्षा हो रही है और ये किस तरीके का गौरक्षक तंत्र खड़ा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन गौरक्षकों को किसी ने बताया होगा, किसी ने जाके चुगली की होगी, तो चुगली तंत्र, मैं तो ये कहूंगी जो चुगली तंत्र भी खड़ा हुआ है, पुलिस को जाकर पुलिस को जाकर इस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे गुंडों को जाकर, गौरक्षकों को जाकर इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो तंत्र खड़ा हुआ है, ये वाकई में लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला एक तंत्र मोदी जी की सरकार में अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हरियाणा में जहां पर चुनाव है वहां पर 22 साल के साबिर मलिक को इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि एक शक था गौरक्षकों को कि उसने गोमांस खाया है। अब आप ये सोचिए कि हरियाणा में जहां पर चुनाव है वहां के मुख्यमंत्री को कम से कम सारे समुदायों को अपने साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए थी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि गौरक्षा नियम हमारे राज्य में बहुत कड़ाई से उसका पालन होता है और गौरक्षा से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, और अगर गौरक्षकों को इस तरीके की बात पता चलती है तो उन्हें कौन रोक सकता है। शर्म आती है मुझे नायाब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ देखते हुए कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री इस तरीके की वारदातों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री अपने पुलिस और प्रशासन को कह चुके हैं कि अगर ऐसे गौरक्षक आपको सामने मिले तो ठीक है, आप दिखाने के लिए उनको रिमांड में ले लीजिए, लेकिन बाद में उनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। भले ही साबिर मलिक की जान ले ली हो उन लोगों ने इस शक पर कि उस व्यक्ति ने गोमांस खाया, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा अंत में, क्योंकि जब मुख्यमंत्री राज्य का इस बात को कह रहा है कि भाई गौरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही लोगों को मार डाला जाए
और हमारे यहाँ गौरक्षा के नियम का बहुत कड़ाई से पालन हो सकता है और उनको कौन रोक सकता है, तो क्या नायाब सिंह सैनी साबिर मलिक के हत्यारों को ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो आपने किया वो सही किया और अंत में हमारा राजनीतिक एजेंडा इससे पूरा होगा, ध्रुवीकरण हम वोटों का कर सकेंगे, हिंदूज के वोट को हम कंसोलिडेट कर सकेंगे? क्या इस बेशर्मी से आज नायाब सिंह सैनी इस बात को कह रहे हैं? ये हरियाणा का एग्जाम्पल है। अब 27 अगस्त की ये वारदात है। अब आप ये सोचिए कि एक पैटर्न चल पड़ा है। महाराष्ट्र की घटना कब होती है? 3 दिन पहले। हरियाणा की ये घटना 3 दिन पहले। यानी कि एक पैटर्न दिख रहा है चुनावी राज्यों में कि जानबूझकर कुछ ऐसे लोग जानबूझकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये हरियाणा की बात हुई। और साबिर मलिक के साथ जो हुआ, साबिर मलिक के बारे में किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, ये भी जानना बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। गौमांस खाने का शक था और ये जो साबिर मलिक था ये कूड़ा बीनने का काम करता था। प्लास्टिक की बॉटल्स को बेचने के बहाने इसको एक दुकान में बुलाया गया और फिर इस घटना को को अंजाम दिया गया कि उसको मारा गया, उसको पीटा गया और पीट पीट कर इस तरह से मारा गया कि उस बेचारे की मौत हो गई। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र जहां पर चुनावी राज्य हैं, जहां पर चुनाव होना है, वहां पर किस तरीके की घटना को एक तंत्र अंजाम दे रहा है और पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पाते। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। कितनी बेशर्मी से नायाब सिंह सैनी इस बात को कहते हैं और उन पर कोई सवाल नहीं खड़े होते। मोदी जी उनसे एक बार भी ये बात नहीं पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज क्या मोदी जी उनको बुलाकर नहीं पूछ सकते? मोदी जी ने भी ऐसा लग रहा है कि खुली छूट दे दी है कि भाई चुनावी राज्य है, करो जो भी करना है, कैसे भी हो वोट लेकर आओ, कुछ भी हो, चाहे हत्या भी करना हो तो करो, लेकिन वोट लाओ। तो वोट लाने के बहाने इन गौरक्षकों को खुली छूट दे दी गई है गुंडागर्दी करने की। ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में आपको सामने देखने को साफ साफ मिल रहा है। और उसका उसका एक ही एजेंडा है कि वोटों का ध्रुवीकरण करो, मुसलमानों को यह एहसास दिलाओ कि आप द्वैम दर्जे के नागरिक हो और आपकी हिम्मत ना हो कि आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल सको। उनको डराने का, उनको धमकाने का चुनाव के पहले ये जो राजनीतिक एजेंडा है ये बिल्कुल साफ सामने आ रहा है। अब महाराष्ट्र और हरियाणा से आगे चले, बिजनौर में भी इस तरीके की घटना सामने आई है। ये कीरतपुर में एक घटना 3 दिन पहले की है जहां पर गोवंश की हत्या की सूचना मिली थी। बाद में पता चला कि नसीम के घर पर जब तलाशी ली गई तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। बाद में उस घर की जो एक लेडी थी रजिया, उसकी मौत भी हो गई और बाद में फिर भला उस प्रशासन का शायद गुड सेंस प्रिवेल तो 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। तो यहाँ पर तो सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लेता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है कि भाई गलत सूचना आपको मिली, लेकिन फिर भी आपने वहां पर लोगों को, उस परिवार के लोगों को आपने प्रताड़ित किया। अब 22 अगस्त की ये जो आप घटनाएं देखें ये सब अगस्त की हैं। हाजिर अली हुसैन के साथ 22 अगस्त को ये पूरे अगस्त की सारी घटनाएं हैं। अब इसके बाद आप चलिए, ये तो मारपीट, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं। डेमोलिशंस किस तरीके से हुए हैं, चाहे यूपी में दर्जनों घर को गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरीके से हाजी शहजाद अली के पूरी कोठी को जमींदोज कर दिया गया था। तो जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को, उनकी कोठियों को पूरा डिमोलिश किया जा रहा है, ये पूरा एक पैटर्न है जो कि झलक रहा है। और पैटर्न एक तंत्र के तहत किया जा रहा है, जिस तंत्र को खुली छूट मिली हुई है कि आप जाइए और इस तरीके की घटना को अंजाम दीजिए। अब आप क्या कहेंगे? अभी एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन जो एसीपीसीआर है, उसने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, लेकिन उस रिपोर्ट का न पुलिस संज्ञान लेगी न प्रशासन लेगी कि किस तरीके से बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कुछ सवाल है, उन सवालों के साथ इस कार्यक्रम को मैं खत्म करूंगी कि जब डिमोलिशन के ऑर्डर्स आते हैं तो इस तरीके के जमींदोज करने के जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आखिर इस ऑर्डर को पुलिस क्यों पूरा करती है? इस ऑर्डर को कौन देता है? क्या प्रशासन इस तरीके के ऑर्डर को उस पर हरी झंडी दे रहा है और इसलिए उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? पहला तो ये सवाल है। ऐसा कौन सा नियम है या ऐसा कौन सा कानून का सेक्शन है जो इन वारदातों को अंजाम देने के लिए आपको अनुमति देता है? ये दूसरा सवाल है। अभी आप याद करिए कि उज्जैन में भी एक रेप केस सामने आया था जिसमें कि
कई लोग उसमें आरोपी थे, लेकिन सारे आरोपियों में केवल मुसलमान जो आरोपी था उसके घर को डिमोलिश किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत देता है कि इस तरीके की वारदातों को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक पेट्रोनेज मिल रही है, और इसीलिए ऐसे दरिंदों, ऐसे गुंडों का जो मनोबल है वो इतना बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे और सरकार उनको कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब ऐसी वारदातें एक पैटर्न के तहत लगातार हो रही हैं, जुलाई देख लीजिए, अगस्त देख लीजिए, लगातार या तो मुसलमानों के घर गिराए गए हैं या तो मुसलमानों को टारगेट किया गया है गोवंश के नाम पर और गोहत्या के नाम पर, और इस शक पर कि वो गोमांस खा रहे हैं या वो लेकर गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों पर विपक्ष भी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से क्यों नहीं बोल पा रहा है? मेरा सवाल आज विपक्ष से भी है। हम बीजेपी से तो सवाल कर ही रहे हैं कि एक ऐसा तंत्र बना दिया गया है, लेकिन विपक्ष इन चीजों को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं कह पा रही है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर कोई पुलिस अफसर या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं तो फिर विपक्ष के बाकी लोग ऐसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी कवायद चल रही है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट वो बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टीज इसको पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रही हैं? क्या जो असंवैधानिक हिंसा है मुसलमानों के खिलाफ, क्या वो एक राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बन गया है? ये सोचने पर अब मजबूर हो गया है देश। और कोई भी नागरिक जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो सारे धर्म की बराबरी में विश्वास रखता है, और जो पार्टी बार बार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, अब आप ये सोच लीजिए कि क्या उस पार्टी के राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं? क्या आज मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? जो हिंदुत्ववादी गैंग पिछले 10 सालों से इतना सक्रिय था, उस हिंदुत्ववादी गैंग के नाम पर आज पुलिस और प्रशासन इस काम को अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मुसलमान आज देश में कितने सुरक्षित हैं। और अगर आज मुसलमान समुदाय के लोग ये कहते हैं कि कुछ दिनों में भारत रहने लायक नहीं रहेगा, तो ये क्या गलत है? चाहे वो महाराष्ट्र के अशरफ अली सैयद हुसैन हो, चाहे फिर पश्चिम बंगाल का साबिर अली क्यों ना हो, चाहे फिर बिजनौर का जो कीरतपुर का जो ये केस है जहां पर रजिया की मौत हो गई, चाहे वो हो, या फिर उज्जैन का मामला हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश के छतरपुर का मामला हो जहां पर उस मुसलमान की कोठी को गिरा दिया गया। आज ये सारे मुसलमानों को मोदी सरकार किस बात का संकेत दे रही है? यही कह रही है ना उनको कि आप मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान होना जुर्म है, आप इस देश में नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से आपको खाना पड़ेगा, हमारे हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में उन आरोपियों को परेड कराया गया था पुलिस की, ये कहते हुए, और उनको इस स्लोगन बुलवाया गया था कि पुलिस हमारा बाप है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी एक समुदाय के साथ इस तरीके की घटना होती रहे और सब आंख मूंद कर बैठ जाएं, ये कहते हुए कि भाई ये तो मुसलमान है, इसलिए आप इनके खिलाफ चू भी मत करिए, और चू करेंगे तो फिर आपको भी किसी न किसी हश्र का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आज पूरा देश मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो गैर संवैधानिक हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, क्या उस हिंसा पर आप चुप बैठ सकते हैं? क्या इस हिंसा पर आपका खून नहीं खौलेगा सिर्फ इस डर से कि बीजेपी का राज चल रहा है? भाई मत बोलो, क्योंकि बीजेपी के राज में अगर आप मुसलमानों के समर्थन में कुछ बोलोगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई धारा लगा दी जाएगी, आपके खिलाफ यूएपीए का केस हो जाएगा। तो आप इस हिंसा पर चुप कैसे बैठ सकते हो? और जो भी लोग आज चुप हैं या जिन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध ली है, मैं तो ये कहूंगी कि आज ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है। बहुत ही शर्म आती है इस तरीके की बातें सोचकर कि आज 10 सालों में एक ऐसा समाज हमने पैदा किया है जहां पर संवेदनशीलता के नाम पर जीरो है, जहां का युवक सोचता नहीं है, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन केवल और केवल बिल्कुल जो एक डायरेक्शनलेस, दिशाहीन हिंसा को अंजाम देता आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी उसको फायदा पहुंचाएगी। बीजेपी को ऐसे ही लोग चाहिए जो अपना दिमाग ना इस्तेमाल करे, वो हिंसा को अंजाम दे, वो ध्रुवीकरण समाज में पैदा करे, नफरत पैदा करे मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे ही नौजवानों को बीजेपी पुरस्कृत भी करती है, और इसीलिए उसी पुरस्कार की लालच में ये नौजवान
इसी तरीके की अंजाम को, इसी तरीके की जो वारदातें हैं उसको अंजाम देते हैं। ये कैसा देश बन रहा है? इस पर फीडबैक दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।